आई थिंक वी शुड स्टार्ट। शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है ना? ओके। हेलो एवरीवन, माय नेम इज आयुषी दुबे। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू कवर इंडियन पॉलिटी एज मच एज पॉसिबल। जितना एक बाइबल होगा उतना इंडियन पॉलिटी आज हम लोग कवर करेंगे, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे। वेल एंड गुड, लेट्स बिगिन। ओके, ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग। इंडियन पॉलिटी। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। सुप्रीम है वो, ठीक है? वाई? क्यों सुप्रीम है? बिकॉज इट रिप्रेजेंट वी द पीपल। वो लोगों को, इंडियन सिटीजन को, इंडियंस को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए इट्स वी द पीपल। ओके। Constitution of India was adopted by Constituent Assembly on 26 November 1949. 26 November 1949 को Constitution of India was adopted by our Constituent Assembly and it became effective. कब से effective हुआ ये? It became effective from 26 January 1950. 26 January 1950 से effective हुआ है and it was adopted कब? On 26 November 1949. Okay. The Constitution of India has replaced Government of India Act 1935. जो लास्ट ब्रिटिश ने जो रेगुलेशंस लाए थे, जो एक्ट लाया था, वो 1935 का था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को रिप्लेस किया था, ठीक है? नाउ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स इंडिया टू बी सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये 5 एलिमेंट, 6 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से एलिमेंट है आपके? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। अब ये मेरे को आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि सेक्युलर वर्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ था? द वर्ड सेक्युलर हैज बीन एडेड टू आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू विच अमेंडमेंट? कौन से अमेंडमेंट के थ्रू? कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ? So it was added through 42nd Amendment Act, ठीक है? Secular word was added through 42nd Amendment Act, ठीक है? Now we comes to other evolution and constitutional development of India. So आपको पता होगा कि 1600 में the Britishers came to India in the form of East India Company. Basically ट्रेडिंग के लिए जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश थी, पोर्तुगीज थी, उस टाइम पे पहले पोर्तुगीज आए थे, ब्रिटिश आए, तो पोर्तुगीज थी, वो आए थे इंडिया में। कभी आए थे? दे केम ड्यूरिंग, when did the Portuguese and British came? They came during 1600 and इंग्लिश जो थे, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे, वो रह गए थे, ठीक है? एंड एट दैट टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी हैड एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ट्रेडिंग इन इंडिया, ठीक है? यानी कि ब्रिटिश में भी कोई भी कंपनी आके इंडिया के साथ ट्रेड नहीं कर सकती थी। क्वीन ने एक्सक्लूसिव राइट दे रखा था ओनली टू ईस्ट इंडिया कंपनी कि आप इंडिया के साथ ट्रेड कर सकते हो। मगर ये चेंज हुआ था। कभी चेंज हुआ था? हम इस पे बाद में आएंगे, ठीक है? इन 1765 कंपनी के पास दीवानी राइट्स आ गए थे, यानी कि राइट ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस। एक दीवानी राइट आ गया था। कहाँ का दीवानी राइट आया था? एनीबडी कैन टेल? बंगाल, उड़ीसा एंड बिहार, 3 जगह का आपका दीवानी राइट आ गया था। बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, ठीक है? आफ्टर दैट जब ये दीवानी राइट 1765 में आया था, कब आया था? बैटल ऑफ बक्सर के बाद आया था, जो कि 1764 में हुआ था। उसमें मुगल एम्परर शाह आलम II ने ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन करी थी एंड वहाँ का दीवानी राइट ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया था, ठीक है? द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कभी हुआ था? 10 मई 1857 को, ठीक है? अब ये जो एक्ट्स थे, जो हमारे ये रेगुलेटिंग एक्ट आया था,
रेगुलेशन एक्ट 1773 आया था, चार्टर एक्ट 1813 आया था। ये इसको हमने जो दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखे हैं। पहला है पार्ट 1 जो 1773 और 1858 तक है, यानी कि प्री फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, एंड पोस्ट वॉर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, जो कि 1858 से आपका 1947 तक चला था। ठीक है, तो हम दो पार्ट में इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, it was the first document through which foundation of central administration by the British was laid down in India। ठीक है, कौन सा रेगुलेशन था? 1773 का जो रेगुलेशन था, रेगुलेशन ऑफ एक्ट ऑफ 1773, वो द फर्स्ट डॉक्यूमेंट थ्रू विच फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज लेड इन इंडिया। ठीक है, देन इसी में हम और चीजें पढ़ते हैं। 1773 के एक्ट के थ्रू जो गवर्नर होते थे बंगाल के, उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का टाइटल मिल गया था। गवर्नर ऑफ बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। एंड हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? एनीवन? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? एनीबडी? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? Who was the first governor general of Bengal? Warren Hastings. Life travel food. Warren Hastings. Correct. फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वॉरेन हेस्टिंग। बिल्कुल सही बोला आपने। और वॉरेन हेस्टिंग यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर ही गवर्नर ऑफ आपके मद्रास एंड बॉम्बे भी आ गए थे। गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास भी उनके अंडर रिप्रेजेंट हो रहे थे, उनके सब्सिडरी हो रहे थे। 1773 एक्ट में ही 1774 का एक पार्ट आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट इंडिया में यानी कि कैलकाटा में, इंडिया का नहीं, सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा स्टैब्लिश हुआ था, बना था, जिसमें 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस थे। एंड हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ कैलकाटा? सुप्रीम कोर्ट का फर्स्ट चीफ जस्टिस अगर पूछे प्री इंडिपेंडेंस जब बना था तो कौन थे? एनीबडी? उनका नाम क्या था? व्हाट वाज हिज नेम? कोई बता सकता है कि उनका नाम क्या था? सर एलिजा। करेक्ट, सर एलिजा उनका नाम था। करेक्ट, सर एलिजा। ठीक है, ठीक है, आपके पास सर एलिजा एम्फी वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा। वो कब स्टैब्लिश हुआ था? 1774 में स्टैब्लिश हुआ था। द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर was a British institution which controlled the government from Britain itself। अब 1773 के एक्ट के बाद 1781 का अमेंडिंग एक्ट आया था। जो भी कमियां थी 1773 में वो 1781 के अमेंडमेंट एक्ट ने पूरी की थी, और इसीलिए इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट या डेक्लेरेटरी एक्ट भी बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन आरओ में पूछा जा सकता है, यूपीपीसीएस में पूछा जाता है कि विच एक्ट वाज नोन एज एक्ट ऑफ सेटलमेंट और डेक्लेरेटरी एक्ट? तो इट वाज अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। ठीक है, ये याद रखिएगा। 1781 का जो एक्ट था दैट एक्ट वाज कॉल्ड सेटलमेंट एक्ट, या फिर जो उसका दूसरा नाम था दैट वाज कॉल्ड डेक्लेरेटरी एक्ट। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ था? 1781 का जो अमेंडिंग एक्ट था उसमें जो डिस्प्यूट चल रहा था बिटवीन गवर्नर जनरल एंड ऑफ बंगाल एंड चीफ जस्टिस, उसको उस डिस्प्यूट को सॉल्व किया गया था। कई चीज़ें सुप्रीम कोर्ट से लेके एंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को दे दी गई थी। ठीक है, मैं लाइन रीड करती हूँ, प्लीज उसको सुनिएगा ध्यान से। अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 acquitted the governor general and council from jurisdiction of supreme court for act done by them in accordance with their authority. Similarly, the servant of company were also freed from the jurisdiction of the Supreme Court for action taken while performing their duties. So basically, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करते थे, ब्रिटिशर्स काम करते थे, उनको सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से हटा दिया गया था इफ
दे आर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी, अगर ड्यूटी के टाइम पे परफॉर्म करें और उस टाइम उनको कुछ भी गलती हो गई, कोई एक्ट हो गया है, तो उनको सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन पे बाहर कर दिया गया था। ओके, the amending act of 1783 laid down that appeals from provincial courts, यानी कि लोअर कोर्ट से जो जाता है अपील, वो गवर्नर जनरल के पास जाएगी, गवर्नर जनरल एंड काउंसिल के पास जाएगी और सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाएगी। बेसिकली ये क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया ताकि गवर्नर जनरल की जो पोजीशन हो उसको और स्ट्रॉन्ग किया जा सके। अंडरस्टैंडिंग? कि जो गवर्नर जनरल का जो आपका पावर है उसको और स्ट्रॉन्ग किया जाए, इसलिए ये हुआ। देन पिट्स एक्ट 81 के बाद 84 में हो रहा है, ठीक है। 1773, 81, फिर 84। 1784 के एक्ट को हम पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 करते हैं, कहते हैं, एंड इट डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी को इसने डिस्टिंग्विश किया था। इट ऑल्सो अलाउड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कब आए हैं? 1784 में इसमें था, मगर जब हमने 1773 का रेगुलेशन एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा था, उसमें बोल दिया, उसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना दिया गया था, विच वॉज अ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन एंड इट वॉज गवर्नड बाय द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश। सीधा वहीं से इसको गवर्न किया जाता था, ठीक है। एक तो डायरेक्टर तो 1773 में बन गए, एक नई बॉडी क्रिएट की गई है जिसको बोला था गवर्नमेंट ऑफ कंट्रोल टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर। एक तो हमने वहाँ डायरेक्टर की एक बोर्ड बनाई, अब ये डायरेक्ट बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया है ताकि पॉलिटिकल अफेयर्स को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। फर्स्ट टाइम डबल गवर्नमेंट कभी इस्टेब्लिश किया गया है? फर्स्ट टाइम डबल गवर्नमेंट वॉज इस्टेब्लिश थ्रू पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट इंडिया एक्ट 1784 के थ्रू डबल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश किया गया था। इट एम्पावर्ड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशंस ऑफ द सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट और रेवेन्यूज ऑफ द ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया, ठीक है। ये पिट्स एक्ट किसके नाम पे रखा गया था? तो उस टाइम पे जो यूके के प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था विलियम पिट्स, तो उनके नाम पे रखा गया था। पिट्स एक्ट 1784 ने ही गवर्नर काउंसिल को स्टैब्लिश किया था। नया गवर्नर काउंसिल बने थे बॉम्बे एंड मद्रास में, ओके। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। 84 के बाद आपका 86, 2 साल बाद फिर बनता है आपका एक्ट ऑफ 1786, जो कि अलाउ किया था यूनिफिकेशन ऑफ द ऑफिसेज ऑफ गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ। इनको यूनिफाइड कर दिया गया था। इट गेव ओवरराइडिंग पावर ऑफ गवर्नर जनरल ओवर हिज काउंसिल इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन। अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन होती है तो गवर्नर जनरल ओवर पावर कर सकता है कमांडिंग इन चीफ के डिसीजंस को। in 1786 लॉर्ड कॉर्नवालिस वॉज अपॉइंटेड एट गवर्नर ऑफ बंगाल। इन्होंने दो डिमांड रखी थी टू एक्सेप्ट द पोस्ट, ठीक है। पहला डिमांड क्या था? दैट ही शुड बी गिवन द पावर टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ काउंसिल इन स्पेशल केस, वो तो अलाउ हो गई थी। सेकेंड था ही वुड ऑल्सो बी द कमांडर इन चीफ, तो मतलब यही कमांडर इन चीफ, इन्हीं को सारी पावर चाहिए, एंड ये एक्सेप्ट हो गया था 1786 में। इसीलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस वॉज अपॉइंटेड एज गवर्नर जनरल and commander in chief in India. He is known for having instituted, Lord Cornwallis, he is known for having instituted land, judiciary and administrative reform and recognized the British Army and administration, ठीक है। Lord Cornwallis 1786 became the first effective ruler। अभी तक जो थे वो इफेक्टिव रूलर नहीं थे, क्योंकि कंप्लीट पावर नहीं थी उनके पास। उनके ऊपर कमांडिंग इन चीफ थे एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, बट ही हैड बिकम द इफेक्टिव रूलर ऑफ ब्रिटिश इंडिया अंडर द अथॉरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। समझ में आया इतना? इसके बाद अभी हमने क्या पढ़ा? 86, 84 के बाद 86। देन वी कम टू चार्टर एक्ट ऑफ 1793। 86 के बाद हम 93 पे आते हैं। 4 और 2 6 साल बाद हो रहा है, ठीक है। 6 साल कंप्लीट है। उसके बाद द चार्टर एक्ट ऑफ 1793
में गवर्नर जनरल को और पावर दे दी गई है और उनको गवर्नमेंट के ऊपर, उनके सबॉर्डिनेट के ऊपर और कंट्रोल दे दिया गया है। प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे एंड प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास पे भी ज़्यादा पावर दे दिया गया है। It extended the overriding power given to Lord Cornwallis over his council to future governor generals and governors of presidency। यानी कि जो कंट्रोलिंग पावर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास थी, वही पावर क्या बोलते हैं आपका मद्रास में भी मिल गई थी एंड बॉम्बे में भी मिल गई थी, जो वहां के गवर्नर थे उनको। इसमें और कुछ नहीं पढ़ना है। 93 के बाद सीधा 20 साल बाद आते हैं, ठीक है, 20 साल बाद आते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813। उसके बाद सीधा 1813 में आए हैं, ठीक है। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रिटिश ने जो ईस्ट इंडिया के कंपनी के पास मोनोपोली थी कि केवल वही इंडिया में ट्रेड करेंगे, उसको अबॉलिश कर दिया था। दैट इज वाई 1813 एक्ट इज इम्पॉर्टेंट। इट अबॉलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया। द इंडियन ट्रेड वॉज नाउ थ्रोन ओपन टू ऑल ब्रिटिश मर्चेंट। हाउएवर, लेकिन जो टी के साथ इंडिया की ट्रेड होती थी एंड चाइना के साथ जो ट्रेड था, वो एक्सक्लूसिव अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही था, ठीक है। द कंपनी मोनोपोली वॉज एबॉलिश्ड विच मेंट वाइल ओनली द ईस्ट इंडिया कंपनी कुड ट्रेड विद इंडिया, बट फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स एनी इंग्लिश कंपनी कुड come to India for trade purposes except for tea and trade with China। तो ओपियम का ट्रेड करती थी ब्रिटिश, इफ यू रिमेंबर, टी का एंड ओपियम का, मोस्टली ओपियम का चाइना के साथ ट्रेड करती थी एंड दैट एक्सक्लूसिव राइट स्टिल रिमेन्स विद ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 asserted sovereignty of British crown over the company territory in India। 1813 के एक्ट में ही ये लिखा है कि क्रिश्चियन मिशनरीज वॉज अलाउड, ठीक है, क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया में आ सकते हैं एंड दे कैन स्प्रेड देयर रिलीजन ऑफ क्रिश्चियनिटी टू द इंडियन। तो ये कस में अलाउ हुआ था? आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में अलाउ हुआ था। इट प्रोवाइड फॉर द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन अमंग द इनहैबिटेंट्स ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया। It authorized the local government in India to impose taxes on person, और अगर वो टैक्स नहीं पे करते हैं तो पनिशमेंट का भी प्रोविजन अवेलेबल था, ठीक है। नाउ 1813 में हमारे लिए 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ईस्ट इंडिया कंपनी से उसकी मोनोपोली की पावर छीन ली गई थी एंड क्रिश्चियन मिशनरीज अलाउ हो गए थे। 1813 के बाद हम आते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चार्टर एक्ट ऑफ 1833, या फिर हम इसका भी एक और नाम है, इसका क्या नाम है? सेंट हेलेना एक्ट। सेंट हेलेना एक्ट ऑफ 1833, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है? सेंट हेलेना एक्ट ऑफ 1833। द लॉ मेड अंडर द प्रोविजन एक्ट वॉज कॉल्ड रेगुलेशन, while law made under this act was called acts। The lease of 20 years provided to the company, 1830 में जो 20 साल का उसको लीज मिला था for the possession of territory and revenue collection को फिर से extend कर दिया गया था। However, company monopoly of trade with China and in tea ended। 1830 में सारी राइट्स ले ली गई थी, टी और चाइना वाला को छोड़ के, इसमें वो राइट्स भी वापस ले लिया गया था, ठीक है, ये भी वापस ले लिया था। द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नाउ बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जो गवर्नर जनरल बंगाल के थे वो अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए थे। नाउ टेल मी हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? एनीबडी? एंड whoever is new to the channel, please do subscribe to the channel। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड। विलियम बीटिक नहीं, विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक, ठीक है, विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये हमने कर लिया। नाउ 1833 का जो एक्ट था, इट फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार अटेम्प्ट किया था जो
ओपन कंपटीशन एग्जाम का कि इंडियंस भी पार्टिसिपेट करें इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंडियन जुडिशरी में आए, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में आए, यानी कि जो हम यूपीएससी का एग्जाम है, आईएएस का एग्जाम है, उसकी जो नींव, जो फाउंडेशन, वो कहाँ से रखी गई? चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से रखी गई है। अंडरस्टूड? Charter Act of 1833 से attempted to introduce a system of open competition. However, it was negated by the opposition. हर जगह opposition अच्छी चीज को रोक देती है, तो यहाँ भी opposition ने उसको रोक दिया था। ठीक है? It ended the activities of East India Company as a commercial body. ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक कमर्शियल बॉडी थी, उसका काम यहाँ पे रुक जाता है। एंड the East India Company now purely becomes an administrative body. It provides that company territories in India were held by it in trust of His Majesty, मतलब क्वीन के नाम पे ये टेरिटरी पे रूल कर रहे हैं। ओके, क्वीन के नाम पे ये चल रहा है। पहली बार लॉ कमीशन भी चार्टर ऑफ एक्ट ऑफ 1833 से हुआ था। हु वाज द फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया? हु वाज द फर्स्ट लॉ कमिश्नर ऑफ इंडिया? एनीवन? Whoever is new to the channel, कोई बता सकता है who was the first law commissioner of India? और उन्होंने क्या किया था? तो 1834 में फर्स्ट लॉ कमीशन का फॉर्मेशन हुआ था। द पोजीशन वाज हेल्ड बाय लॉर्ड मैकॉले एंड उन्होंने क्या किया था? पीनल लॉ कोडिफाइड किया था एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को कोडिफाई किया था। इसके बाद आपके 1834 में एक लॉ कमीशन आया पहला, उसके बाद 1852, 61 एंड 79 में आया है। प्रेजेंटली इस समय 23rd लॉ कमीशन चल रहा है। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा हु इज द प्रेजेंट लॉ कमिश्नर ऑफ इंडिया? हु इज द प्रेजेंट लॉ कमिश्नर ऑफ, नहीं, थॉमस बैबिंटन नहीं है। फर्स्ट लॉ कमिश्नर वॉज नॉट लॉर्ड बैबिंटन, इट वॉज लॉर्ड मैकॉले। ठीक है, लॉर्ड मैकॉले, इन्होंने पीनल लॉ कोडिफाई किया था एंड आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को कोडिफाई किया था। ओके, हु इज द प्रेजेंट में कौन है? रिया जी, प्रेजेंट में आप बताओगे कौन है? ये आप लोग के लिए होमवर्क है। लेट मी नो हु इज द प्रेजेंट लॉ कमिश्नर ऑफ इंडिया। ओके, इन आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन से ईयर में फर्स्ट लॉ कमीशन आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन से ईयर में बना था? दैट इज माय क्वेश्चन टू यू ऑल। आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन से ईयर में फर्स्ट लॉ कमीशन इंडिया में बना था? कौन से ईयर में? एंड हु वाज हेडिंग इट? तो फर्स्ट लॉ कमीशन पोस्ट इंडिपेंडेंस was made in the year of 1955 and the chairman of that first law commission was MC Seetal Ward. Okay, the Charter Act of 1833 deprived the governor of Bombay and Madras of their legislative power. Okay, this is important. It introduced law member Macaulay in Governor General Council. तो गवर्नर जनरल काउंसिल में जो भी मेंबर्स होते थे उसमें अब लॉ मेंबर, एक लॉ का मेंबर भी ऐड हो गया था जो कि लॉर्ड मैकॉले थे, द फर्स्ट वन। कौन से एक्ट से ये सब हो रहा है? 1833 के एक्ट से हो रहा है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं 33 में क्या क्या हुआ है। चाइना की जो पूरी मोनोपोली थी वो तो आपकी पहले हट गई है, 13 में हट गई है। टी की थी और चाइना के साथ थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की वो भी हटा दी गई है। पहली बार ओपन कंपटीशन इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो अभी तक एज अ कमर्शियल बॉडी काम कर रही थी, नाउ इट्स टोटली एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। एंड वो जो भी काम कर रहे थे नाउ दे आर वर्किंग अंडर द नेम ऑफ हिज मैजेस्टी। ठीक है, क्वीन के अंडर आप काम कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट लॉ कमीशन बना था and that first law commission was formed in the year 1834. Lord Macaulay was the first law commissioner. गवर्नर काउंसिल का जो मेंबर्स थे उसमें वन मेंबर और एक्सटेंड हो गए थे। नाउ लॉ मेंबर इज ऑल्सो देयर हु वाज अगेन लॉर्ड मैकॉले। पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद 1950 में 1955 में फर्स्ट लॉ कमीशन बना था एंड द फर्स्ट लॉ कमिश्नर वाज
First law commissioner was Lord Macaulay. Okay. Now we come to Charter Act of 1853. ठीक है, 1853 पे आते हैं हम लोग. ये 1858 के बाद जो बने हैं वो फेज 2 हो जाता है. फेज 1 का ये लास्ट चार्टर एक्ट होता है. द सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट पास बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट 1793 to 1853. दिस वॉज द लास्ट वन. It extended companies' rule and allowed to retain the possession of Indian territories on the trust for British Crown. Again उनका जो पीरियड था वो एक्सटेंड हो गया था. Charter Act 1853 created separate institution for legislative and administrative function. Tell me, आप मेरे को ये बताओ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर कौन से आर्टिकल में दे रखा है. ठीक है, कमेंट में आप मुझे तब तक बताइए. सेपरेट इंस्टीट्यूशन हो गया आपका लेजिस्लेटिव बॉडी के लिए एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का. लेजिस्लेटिव ऑर्गन क्या करता था, रूल्स बनाता था, रेगुलेशन बनाता था, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव है यानी कि जो एग्जीक्यूटिव है ऑर्गन है वो उनको इम्प्लीमेंट करता था. ठीक है, एक जन रूल बना रहे हैं, एक जन उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. इट प्रोवाइडेड फॉर एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर टू द काउंसिल. 33 में एक मेंबर ऐड हुआ लॉ का, अभी 53 में 6 मेंबर और ऐड हो गए. ठीक है, 6 न्यू मेंबर टू द काउंसिल, उनको हम बोलते थे लेजिस्लेटिव काउंसिलर. देन लेजिस्लेटिव काउंसिल विच हैड 6 मेंबर. नाउ अब टोटल कितने हो गए, 12. टोटल कितने मेंबर हो गए, 12 हो गए. एक तो गवर्नर जनरल हो गया, एक कमांडर इन चीफ हो गए आपके, 4 मेंबर गवर्नर जनरल काउंसिल के हो गए, एक हो गया आपका चीफ जस्टिस जो अभी भी कैलकाटा में है, एक रेगुलर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा, 4 रिप्रेजेंटेटिव मेंबर टू बी ड्रॉन अमंग द कंपनी सर्वेंट विद एटलीस्ट 10 ईयर. ये सब नहीं जानना है, 12 मेंबर हो गए, बस इतना जान लीजिए, बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाएगा. ठीक है. चार्टर एक्ट ऑफ 1853 प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सेपरेट गवर्नर फॉर बंगाल प्रेसिडेंसी. It maintained that governor of Bengal should be different from governor general who was the head of administration. यानी कि अब इसमें भी इन्होंने 2 पार्ट में डिसेंट्रलाइज कर दिया. गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो एक थे ऊपर, उनके नीचे एक गवर्नर ऑफ बंगाल कर दिया, बिकॉज बंगाल वॉज नाउ बिकमिंग बिग एंड उसके इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने ये काम शुरू कर दिया. अब हम उसके बाद क्या हो गया, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो गया 1857 में. ठीक है, 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो गया. किसने बोला था, हु कॉल्ड इट एट द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप मुझे. फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने बोला था कि 1857 वॉज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? रिया जी, अगर आप नई हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा. ओके, तो द सिपोई म्यूटिनी रिवोल्ट prompted the British Parliament to end the functions of East India Company. The Sepoy Mutiny is also known as first freedom struggle of India. Okay. Queen Victoria, who was the monarch of the Britain, became the sovereign of British territories in India. ब्रिटिश क्राउन के अंडर एम्प्रेस ऑफ इंडिया हो गई वो. ठीक है, इंडिया अब ब्रिटिश क्राउन के अंडर हो गया, एंड जो क्वीन थी वो एम्प्रेस ऑफ इंडिया हो गई. इस एक्ट 1850 एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 के थ्रू, जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे बेंजामिन डिज़रेली, अपोज टू द क्राउन डायरेक्टली रूलिंग इंडिया, मगर जो उनके वो थे, उनके पार्टी के मेंबर थे, जो बाकी एमपी थे, वो उनसे सहमत नहीं रखते थे. इसीलिए द बिल वॉज पास्ड इन हाउस ऑफ कॉमन. हाउस ऑफ कॉमन क्या होता है, ब्रिटिश का लोकसभा, बेसिकली ब्रिटिश का लोअर हाउस, लोकसभा, हाउस ऑफ कॉमन. ठीक है. द एक्ट मेड इंडिया अ डायरेक्ट ब्रिटिश कॉलोनी. The act ended a controversial doctrine of lapse. Now what was doctrine of lapse? और ये किसने डिवाइस किया था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने डिवाइस किया था? किसने बनाया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंडिया में? तो लॉर्ड डेलहाउसी ने. ठीक है, लॉर्ड डेलहाउसी ने बनाया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स.
It stated that all British princely state ruled by those Indian king without any natural heir, उनका खुद का बच्चा ना हो, अगर adopted हो तो उस सिनेरियो में वो उस इंडियन टेरिटरी को एनेक्स कर लेंगे। करेक्ट रिया जी, बिल्कुल सही बताया आपने, लॉर्ड डलहौजी। गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1858 को एन एक्ट फॉर बेटर गवर्नेंस ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, एन एक्ट फॉर बेटर गवर्नेंस ऑफ इंडिया। इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया चेंज टू वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, अब वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं है, अब वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया है। ठीक है, पूरे भारत के वाइसरॉय हो गए वो। During his administrative work in India, he worked similar to Governor General of India, but now Viceroy title की वजह से he is the representative of England। ठीक है, who was the first Viceroy of India? First Viceroy of India कौन थे जो 1858 के बाद बने हैं, मतलब जैसे ही डिक्लेयर हुआ वो फर्स्ट वाइसरॉय बन गए? एनीवन? रिया जी आप बताओगे? तो फर्स्ट कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है ना, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, 1858 एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, यानी कि डुअल गवर्नमेंट। डुअल गवर्नमेंट कभी आया था? हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था डबल गवर्नमेंट या डुअल, हाँ कैनिंग। ठीक है, पिट्स इंडिया 1854 में डबल गवर्नमेंट या डुअल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस हुआ था। एंड कभी हुआ था? 84 में इंट्रोड्यूस किया था, 1858 में हट गया था। ठीक है, ended dual government of India Act 1858 constituted Secretary of State in Council as a body corporate, not important। हाँ, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। द इंडियन सिविल सर्विसेज वॉज टू बी इंस्टीट्यूटेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्विस। इंडियन सिविल सर्विसेज का जो कीड़ा था वो शुरू हो गया था। ठीक है, इंट्रोड्यूस करने की पहले भी कोशिश करी थी, कभी शुरू करी थी 1833 में, मगर ये कीड़ा फिर से जाग गया और अब ये हुआ, कभी हुआ? 1858 में। द प्रोविजन फॉर इंडियंस ऑल्सो टू बी एडमिटेड टू द सर्विसेज, it decided that remaining Indian prince and chief more than 516 member would have their independent status provided they accept British suzerainty। मतलब कि जो चीफ थे, जो राजा महाराजा थे, वो एज अ राजा महाराजा रूल करते रहें, बट प्रोवाइडेड वो राजा महाराजा रहेंगे, प्रोवाइडेड कि वो एक्सेप्ट करें कि वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर थे। एंड मोस्टली सबने कर ही लिया था। ओके, यहाँ पे हमारा 1858 खत्म हो जाता है। एंड वी कम टू इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है, 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट इसको बोलते हैं। दिस वॉज एन एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट दैट मेड अ सिग्निफिकेंट चेंज इन गवर्नर जनरल काउंसिल। एक 4 मेंबर थे पहले, 5वां ऐड हो गया है टू फॉर द एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द काउंसिल। नाउ देर आर 5 मेंबर्स। होम मिनिस्ट्री हो गई उनके पास, एक मिलिट्री मिनिस्ट्री हो गई, एक लॉ मिनिस्ट्री हो गई, रेवेन्यू हो गई, फाइनेंस हो गई। 1874 में 6 मेंबर थे, जो कि एक पब्लिक वर्क, जो PWD हम जानते हैं ना, उसके लिए हुआ करते थे। ओके, 1862 लॉर्ड कैनिंग द वाइसरॉय नॉमिनेटेड 3 इंडियंस, कभी 62 में, टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, मैं अभी जिनके नाम ले रही हूँ, क्योंकि ये पूछते हैं कि इनमें से कौन नहीं थे या इनमें से कौन कौन थे, तो कौन थे वो याद रखिएगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल में लॉर्ड कैनिंग ने कौन से 3 मेंबर्स को इंडियन मेंबर्स को नॉमिनेट किया था? राजा ऑफ बनारस, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा एंड सर दिनकर राव। 3 लोग थे, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। इन 3 लोगों को जो हमारे वाइसरॉय थे कैनिंग, उन्होंने इंडियन काउंसिल के मेंबर्स की तरह नॉमिनेट किया था। 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज याद रखिएगा। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 रिस्टोर्ड द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल। अगेन नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट पोर्टफोलियो सिस्टम आया था, कभी आया था आपका? 1861 इंडियन एक्ट ऑफ 1861 में
the viceroy to make rules and order for more convenient transaction business in council. It gave the recognition to portfolio system, यानी कि डिपार्टमेंट बनने लग गए गवर्नमेंट के अंदर। जैसे अभी हम जानते हैं ना PAPW डिपार्टमेंट, ये होम मिनिस्ट्री है, फॉरेन अफेयर्स है, तो ये डिपार्टमेंट कभी शुरू हुए ना 1861 के एक्ट के थ्रू शुरू हुए थे। लॉर्ड कैनिंग ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 एम्पावर्ड द ब्रिटिश वाइसरॉय और गवर्नर जनरल टू इशू ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस के बारे में आपने पढ़ा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में बताइए कौन से आर्टिकल में प्रेसिडेंट को एंड कौन से आर्टिकल में गवर्नर को ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर है, टू प्रोमुलगेट द ऑर्डिनेंस। कौन से आर्टिकल में इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पावर दी गई है? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए गवर्नर एंड प्रेसिडेंट को कौन से आर्टिकल में इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पावर दी गई है टू प्रोमुलगेट द ऑर्डिनेंस। ठीक है, 1861 के इंडियन एक्ट में वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल को पावर दी गई थी टू इशू दी ऑर्डिनेंस विदाउट कॉन्करेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। बिना लेजिस्लेटिव काउंसिल के परमिशन के, बिना उनके डिस्कस के वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते थे ड्यूरिंग द सिनेरियो ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी के सिनेरियो के टाइम पे। ठीक है, ये हमारा 1861 का एक्ट हो गया। नाउ वी कम टू इंडियन काउंसिल एक्ट। बिल्कुल सही, 123 प्रेसिडेंट की पावर है। गवर्नर की पावर बताइए, गवर्नर की पावर बताइए। इट वॉज, अब हम 1892 पे आते हैं। ठीक है ना, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, 213 बिल्कुल करेक्ट, 213 इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। It was an act of British Parliament that introduced various amendments to the composition and function of Legislative Council in the British। अभी तक गवर्नर 5 मेंबर थे, 5वां हमने ऐड किया था अभी पिछले वाले में। ठीक है ना, 5वां ऐड किया था ना हमने, 5th मेंबर जो एग्जीक्यूटिव में थे। अभी 6th हमने फिर ऐड कर दिया। कभी ऐड किया? 1892 में ऐड किया था। 6 नहीं, अब मतलब और ऐड कर दिया। अब वो टोटल 9 मेंबर की बॉडी बन गई है। ठीक है, 9 मेंबर की बॉडी बन गई है। देन यू हैव टू रिमेंबर, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को अपॉइंट कर, हाँ एक चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है 1892 वाले में कि देयर वाज एन इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम एज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस एक्ट। इलेक्शन वर्ड इंडिया में 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट से आया है। रिमेंबर दिस थिंग, ये पूछा जा सकता है, इट इज़ अ नाइस क्वेश्चन। 1892 के एक्ट से इलेक्शन वर्ड, इलेक्टोरल सिस्टम इंडिया में ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया था। कभी किया था? इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 के थ्रू। देन वी कम टू इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। अब यहाँ से जो एक्ट हैं आई थिंक वो आपको पता होंगे, क्योंकि अभी तक हमने जितने पढ़े हैं ना वो जनरली लोग इग्नोर कर देते हैं, थोड़े से बोरिंग होते हैं। अभी यहाँ से 1909 से 35 तक लोग पढ़ते हैं अच्छे से, क्योंकि वो हमारा मॉडर्न इंडिया से मिलने लगता है, कंबाइन होके पढ़ते हैं हम लोग। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 इज ऑल्सो नोन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। इसमें जो मॉर्ले थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे एंड मिंटो कौन थे? वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। ठीक है, इसमें 1909 में क्या इंट्रोड्यूस हुआ था? साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल सेंट्रल में और प्रोविंशियल में दोनों में एक्सपैंड हो गया था। सेंट्रल में 16 से 60 हो गए थे, 16 से 60 हो गए थे मेंबर, एक्सक्लूडिंग एक्स ऑफिशियल मेंबर्स, यानी कि नॉमिनेटेड मेंबर्स को हटा के। प्रोविंशियल लेजिस्लेशन में यूनिफॉर्म नहीं थे, हर जगह के अलग थे, यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस के अलग थे, बंगाल के अलग थे, मद्रास के अलग थे, कहीं 50 थे कहीं 30 थे। मगर ये वाला इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल में 16 से 60 हो गए थे मेंबर्स। नाउ नेक्स्ट इसमें और हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? 1909 में नॉन इलेक्टेड मेजॉरिटी वॉज देयर इन प्रोविंशियल काउंसिल। ठीक है, नॉन इलेक्टेड यानी कि नॉमिनेटेड के वहाँ पे ज़्यादा लोग थे। इंडियन काउंसिल एक्ट इन लार्ज डेलिब्रेटिव फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एट बोथ लेवल। फॉर एग्जाम्पल, मेंबर्स वर अलाउड टू आस्क, मतलब जैसे हम अभी पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं, रिजोल्यूशन मूव कर सकते हैं, ये सब शुरू हुआ था। Who was the first Indian to join
वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन और बिकम्स द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल? एक सेकेंड, हाँ, आप तब तक ये मेरे को आंसर दो, मैं एक सेकेंड में आई। मैंने जो पूछा था उसका आंसर सत्येंद्र नाथ सिन्हा, करेक्ट, सत्येंद्र नाथ सिन्हा। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 इंट्रोड्यूस कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम, ठीक है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम इंट्रोड्यूस हुआ था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में, यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट का इंट्रोडक्शन हुआ था। द मुस्लिम वर एबल टू इलेक्ट ओनली मुस्लिम वोटर्स, ठीक है। द एक्ट लीगलाइज कम्युनलिज्म इंडिया में इन्होंने ही लीगलाइज शुरू किया था, यानी कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, फूट डालो राज करो, एक तरह से ये शुरू हुआ था 1909 में, जब सेपरेट इलेक्टोरेट यानी कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स आपका आया था। इसीलिए लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट बोलते हैं। मैं पढ़ा रही हूँ, बीच बीच में क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तो जो भी आपको कंफर्टेबल लगे कर लेना, ठीक है। Lord Minto came to be known as the father of communal electorate. It act also provide for separate representation of presidency, corporation, chamber of commerce, universities and जमींदार, ठीक है। अब हम आ जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं, या फिर मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं। अब इसमें आप मेरे को बताओ कि मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म में मॉन्टेग्यू कौन थे एंड क्लेम्सफोर्ड कौन थे? जैसे हमने मॉन्टे मिल्लो या मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म में पढ़ा था कि मॉर्ले सेक्रेटरी थे एंड मिंटो वॉइसरॉय थे, उसी तरीके से मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म में मॉन्टेग्यू कौन थे और क्लेम्सफोर्ड कौन थे? तो मॉन्टेग्यू आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे एंड क्लेम्सफोर्ड आपके वॉइसरॉय ऑफ इंडिया थे। The sole purpose of this act was to ensure Indians of their representation in the government, यानी कि in the Indian government में represent हो, ऐसा इनका sole purpose था। हाँ, मॉन्टेग्यू was the secretary, बिल्कुल करेक्ट रिया जी। The Central Public Service Commission was formed in 1926। एक आपको ये बोल सकते हो कि एक ठोस इंडियन सिविल सर्विसेज का एक ठोस यहाँ से शुरू हो गया। सेंट्रल पब्लिक, बिल्कुल समांता जी आपने सही बोला, पढ़ा भी रहे हैं एंड बीच बीच में आई एम आस्किंग द क्वेश्चन ऑल्सो विच आई सपोज यू मस्ट बी नोइंग एंड कॉमेंट दैट इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड ऑल्सो whoever is new to the channel, please do subscribe to the channel as well. The Central Public Service Commission was formed in 1926। ये बताइए, सेंट्रल पब्लिक कमीशन आपने समझ लिया, यानी जिसको हम आज यूपीएससी के नाम से जानते हैं, 1926 में फॉर्म हुआ था। कौन सी कमीशन, उस कमीशन को हेड कौन कर रहा था, किसके रिकमेंडेशन पे वो कमीशन बनी थी, ये सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बना था, एंड कौन से ईयर में वो कमीशन फॉर्म हुआ था? 5 सेकेंड में वेट करती हूँ। The Central Public Service Commission was formed in 1926 on the recommendation of ली कमीशन। ली कमीशन के रिकमेंडेशन पे हुआ था एंड 1923 में ये कमीशन फॉर्म हुआ था, ठीक है ना। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन ही आज का आपका यूपीएससी है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 प्रोविंशियल बजट को सेपरेट करता है फर्स्ट टाइम फ्रॉम सेंट्रल बजट, ठीक है, यानी कि स्टेट अपना, जैसे हम आज जानते हैं, स्टेट अपना अलग बजट लाता है एंड सेंटर अपना अलग बजट लाता है। वो ये कब इंट्रोड्यूस हुआ है? 1919 में इंट्रोड्यूस हुआ है। और इसका टर्म जो हम आर्टिकल 112 में पढ़ते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। बजट नाम का कोई वर्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है, ठीक है, इट्स ऑलवेज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये कहाँ डिफाइन है? आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। It required that 3 of the 6 members of Viceroy Executive Council were to be Indian. Okay. Again, इसने 1990 में अगेन डिविजन हुआ है पावर्स का, यानी कि सब्जेक्ट का, जो हम आज जानते हैं ना, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट,
इन द सिमिलर फैशन ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट एंड रिजर्व सब्जेक्ट, दो तरह से इनको डिवाइड हो गए थे सब्जेक्ट को. द ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट were to be administered by the governor with the aid of minister responsible for the legislative council, while the reserved subject on the other hand were to be administered by the governor and his executive council without being responsible to the आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल. द डुअल स्कीम गवर्नेंस यानी कि दयार्ची, इसको हम दयार्ची बोलते हैं. रिजर्व्ड एंड जो आपका ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट था वो दयार्ची सिस्टम इंडिया में लाया. द डबल गवर्नमेंट सिस्टम was given by, ये important है, the double government system was given by Louis Cortes, Lyonnais. इसको मैं लिख देती हूँ. मैं स्पेलिंग बोल दे रही हूँ, आप नोट डाउन कर लो. LYONNAIS COURTOIS. उनकी किताब थी दयार्ची नाम की. मैं इसको कमेंट में लिख दूंगी, आप वहां से देख लेना. द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल गवर्नमेंट वॉज गिवन बाय लॉयनेस कोर्टियस इन हिज बुक दयार्ची, LC नाम. ठीक है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 रिलैक्स सेंट्रल कंट्रोल ओवर प्रोविंस, okay, over the provinces by demarcating and separating central and provincial subject. The central and provincial legislature was authorized to make laws on their respective list of subjects. However, the structure of the government institute continued to be centralized and unitary. Basically, जो अभी का सिस्टम है कि कुछ सिचुएशन में सेंटर कैन टेक ओवर द प्रोविंस. यूनिटरी गवर्नमेंट इसमें इंट्रोड्यूस हुआ था. इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर द स्टेट्स हैव लिमिटेड पावर एंड द मेन पावर रिमेन्स विद द गवर्नेंस इन द सेंटर. अंडरस्टूड. जो अभी का सिस्टम है हमारा कि सेंटर मेन है, स्टेट नीचे है. कुछ सिनेरियोज में सेंटर कैन टेक ओवर द स्टेट, ओवर राइडिंग इफेक्ट होता है सेंटर का स्टेट में. ये इन्होंने 1919 में इंट्रोड्यूस किया था. अभी हम 1919 फटाफट एक सेकेंड में रिवाइज भी कर डालेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो. The Government of India Act 1999 introduced for the first time bicameralism and direct election. Okay, bicameralism and direct election यानी कि upper house lower house introduce हुआ था and people can directly go and vote. The Government of India 1998 provided that after 10 years 10 साल के बाद एक कमीशन सेटअप होगा कि और ये देखने के लिए कि वर्किंग सही चल रही है कि नहीं. कौन सा कमीशन सेटअप हुआ था कि वर्किंग सही चल रही नहीं 10 साल बाद? 1919 की वर्किंग सही चल रही है कि नहीं के लिए कौन सा कमीशन सेटअप हुआ था? लेट मी नो इन द कमेंट. और ठीक है, ये हमारा मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म था. अब हम इसको फटाफट देख लेते हैं क्या 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 हमने इसमें पढ़ा है. क्या पढ़ा है? मॉन्टेग्यू, इसको हम मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी बोल सकते हैं. मॉन्टेग्यू हमारा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, क्लेम्सफोर्ड हमारा वॉइस रॉय था. फर्स्ट थिंग. ठीक है. अभी क्या कम्युनल रिप्रेजेंटेशन पहले केवल मुस्लिम तक था. 1900 कौन सा था जो हमने पढ़ा था 9 में? केवल मुस्लिम तक था. अब ये सिख को भी रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनका अलग सेपरेट इलेक्टोरेट हो गया था. आपका इंडियंस क्रिश्चियन का अलग हो गया था, एंग्लो इंडियंस का अलग हो गया था, यूरोपियंस का अलग हो गया था, मुस्लिम का तो पहले से ही था. देन सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन 1926 वॉज फॉर्म ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ली कमीशन, जो कि 1923 में आपका फॉर्म हुआ था. अब इसमें हमने प्रोविंशियल बजट भी ऐड हो गया, क्या आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि अभी आर्टिकल 112 में है. ठीक है. जो आपका ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट एंड रिजर्व सब्जेक्ट दो उसमें डिवाइड भी हो गया था. दयार्ची का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था. देन यूनिटरी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस हुआ था. यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या है कि सेंटर आपका रिस्पॉन्सिबल होता है, स्टेट के पास अपनी खुद की पावर होती है, बट इन सर्टेन सिनेरियो द सेंटर कैन टेक ओवर द स्टेट. ठीक है. बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस हुआ था. डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ था. एंड ये भी बोला गया था कि एक कमीशन फॉर्म होगा 10 साल बाद जो इस चीज़ को रिव्यू करेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कैसा चला है. उस कमीशन का नाम किसी ने नहीं लिखा है तो मैं बता दे रही हूँ, साइमन कमीशन. साइमन कमीशन, उस कमीशन का क्या नाम था? साइमन कमीशन 1927 में जो फॉर्म हुआ था. और उन्होंने क्या मेजर रिकमेंडेशन दी थी? मेजर रिकमेंडेशन ये दी थी कि जो दयार्ची इंट्रोड्यूस हुआ था 1999 उसको अबॉलिश कर दिया. रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट प्रोविंस में
एक्सटेंड किया गया, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को कंटिन्यू किया गया, फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट का इंट्रोडक्शन, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, एक अलग, प्रिंसली स्टेट को अलग कर दिया गया। ठीक है, ये साइमन कमीशन का में बेसिक आपका फंडा था। Then the last one is second last one is Government of India Act 1935. It was the longest act enacted by the British Parliament at the time. It divided into two separate acts, 1935 Government of India Act with 321 section, 14 part 10 schedule, and Government of Burma Act. Government of India Act एक अलग बना, Government of Burma Act was अलग बना, and Government of India Act was formed on the recommendation of Simon Commission. साइमन कमीशन ने जो भी रिकमेंडेशन दी थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो रिपोर्ट 1933 में पब्लिश हुई थी, वो सब मिला के 1935 का आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसको उस टाइम पे जो कांग्रेस थी उसने बहुत क्रिटिसाइज किया था। बट नॉनदलेस जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था, मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही, एक्ट ऑफ 1935 से ही लेके डाल दिया था। दिस इज नोन एज हिपोक्रेसी, इसको हिपोक्रेसी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ था कि ब्रिटिश प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन। आपके 3 लिस्ट इसमें बन गए थे, हमने जो 3 पढ़े थे ना, फेडरल लिस्ट, यूनियन लिस्ट जो अभी हम जानते हैं जिसको यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, तो वो भी इंट्रोड्यूस हुआ था इसमें। ठीक है, दयार्ची को अबॉलिश कर दिया गया था अगेन, अभी पहले सेंटर में अबॉलिश किया था, अब प्रोविंस में अबॉलिश किया गया है, एंड अबॉलिश करके प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस किया गया था। द मिनिस्टर वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द provincial legislator who controls them. Legislature could also remove the minister. However, governors still remain with reserved power. Not important. Okay. Bicameralism भी इंट्रोड्यूस हुआ गया था 6 प्रोविंस में, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम एंड यूपी, यानी कि जो यूनाइटेड प्रोविंस उस टाइम पे थे। 11 टोटल प्रोविंस थे, जिसमें 6 में बाईकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस हो गया था आपका, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंस। द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर सेटिंग अप फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल कोर्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नाउ टेल मी कि बर्मा इंडिया से कब सेपरेट हुआ था, कौन से ईयर में? कमेंट सेक्शन में बताइए, बर्मा इंडिया से कौन से ईयर पे सेपरेट हुआ था? तो 1937 में सेपरेट हुआ था। ठीक है, 1937 में सेपरेट हुआ था बर्मा इंडिया से। नथिंग मोर इज इम्पॉर्टेंट। देन आपका आ गया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब इंट्रोड्यूस हुआ है? जुलाई 4, 1947 में। उसको 4 जुलाई को इंट्रोड्यूस हुआ, 18 जुलाई में रॉयल एक्सेंट यानी कि सिग्नेचर मिल गया, एंड 15 अगस्त 1947 में ये हमारा इनफोर्स हो गया। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके उस टाइम पे कौन थे? क्लेमेंट एटली। इंट्रोड्यूस्ड on 20th Feb 1947 that British government would grant self government to British India by June 1948। मगर उनको इतनी जल्दी थी कि भाई हटाओ इसको, अगस्त 15 1947 तक ये इंट्रोड्यूस हो गया। एटली ने जब ये अनाउंस किया तो मुस्लिम लीग उस टाइम पे बहुत एजिटेटेड हो गई, एंड दे स्टार्टेड आस्किंग मोर, मतलब और तेजी से और उत्तेजित होके पार्टीशन उनसे मांगने लगे। दे एगिटेशन फॉर मुस्लिम लीग डिमांडिंग पार्टीशन ऑफ द कंट्री। अगेन ऑन June 3, 1947 ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड इट क्लियर दैट कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। नॉट टेल मी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फॉर्म कौन से ईयर में हुई थी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड इन विच ईयर? आई विल वेट, मैं वेट करती हूँ, कोई ना कोई तो जवाब देगा। चलो बताओ।
1946 में, ठीक है ना, 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपकी फॉर्म हुई थी, दैट इट कैन नॉट अप्लाई टू दोज पार्ट ऑफ कंट्री हु आर अनविलिंग टू एक्सेप्ट इट। 1947 में ही, उसी दिन ही लॉर्ड माउंटबेटन ने, या जो उस समय के वॉइस रॉय ऑफ इंडिया थे, पार्टीशन प्लान अनाउंस किया, जिसको माउंटबेटन प्लान भी बोलते हैं, जो कि दोनों कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग को एक्सेप्ट था। The act partitioned British India into two new countries, two independent dominion, which was India and Pakistan. ठीक है। The Indian Independence Act of 1947 ended the British rule in India and declared India an independent and sovereign state from August 15, 1947. It proclaimed the lapse of British over the Indian princely state and treaty relation with the tribal areas from blah blah blah. Not important. Government of India Act 1947 abolished the office of Secretary of State for India and transferred its function to the Secretary of State for Commonwealth Affairs. वॉइस रॉय भी इसमें अबॉलिश हो गया। वॉइस रॉय का जो आपका ऑफिस था, डोमिनियन स्टेट गवर्नर जनरल, गवर्नर, ब्रिटिश किंग, ये सब कुछ अबॉलिश हो गया। द मैजेस्टिक गवर्नमेंट इन ब्रिटेन was to have no responsibility with respect to the government of India or Pakistan. The post of Secretary of India was Secretary of State was created by Government of India Act 1958. 1858 में जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पोस्ट क्रिएट हुआ था, जब पहली बार ब्रिटिश क्राउन के अंडर इंडिया आया था, वो अबॉलिश हो गया आपका। कब ये अबॉलिश हुआ? 47 एक्ट में। ये सब हमारा खत्म हो गया। अब हम आई थिंक आज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और कर लेते हैं, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और कर लेते हैं, उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर से हम कल शुरू करेंगे, क्योंकि बोलने में भी एनर्जी लगती है। ठीक है, एवरीबडी रेडी? अभी हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली शुरू करने जा रहे हैं। तो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 1934 में आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था, एंड किसने इंट्रोड्यूस किया था? एम.एन. रॉय ने, जो कि कम्युनिस्ट मूवमेंट इंडिया में चलाते थे। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस फर्स्ट टाइम ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिमांड करी थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। 1934 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया था एम.एन. रॉय ने, एंड 35 में कांग्रेस ने इसकी डिमांड करी थी ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। ठीक है, 1938 में, अभी 1 साल का डिफरेंस, फिर 3 साल का डिफरेंस, जवाहरलाल नेहरू ने आईएनसी को डिक्लेयर किया था, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इन्फ्लुएंस, मतलब ब्रिटिश का कोई भी इसमें लेना देना नहीं होना चाहिए, बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है, ये किसने बोला है? जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। क्या बोला था? कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो हमें खुद बनाना चाहिए विदाउट एनी आउटसाइड इंटरफियरेंस। कभी बोला था? 38 में बोला था, 1938 में। ये हम 5-6 साल से हम ये डिमांड मांग रहे हैं, 34 से डिमांड शुरू हो गई है। ये डिमांड फाइनली ब्रिटिश ने एक्सेप्ट कब करी है? अगस्त ऑफर जो 1940 में इंट्रोड्यूस हुआ था, फर्स्ट टाइम ये डिमांड कि हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, इंडिया का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ये डिमांड को एक्सेप्ट किया था। 1942 में सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, जो कि कैबिनेट के मेंबर थे, इंडिया आए थे with a draft of proposal of British government on framing Indian constitution to be adopted after World War II. The Cripps proposal was rejected by Muslim League, which wanted India to be divided into two separate constituent assembly. Finally, a cabinet mission 1947 में सेंट हुआ था और 2 स्टेट बन गए थे। तो कौन कौन सा ईयर इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है? 34 में पहली बार ये आइडिया एम.एन. रॉय ने पेश किया। 1935 में आईएनसी में फॉर्मली उन्होंने कांग्रेस ने बोला कि हमें अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि इंडिया का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, बिना किसी आउटसाइड इंटरफियरेंस का होना चाहिए। ठीक है, अगस्त ऑफर जो 1940 में आया था, उसमें ब्रिटिश ने बोला कि ठीक है, आपकी ये डिमांड जायज़ है, ये पूरी की जाएगी।
इसके लिए 42 में क्रिप्स मिशन भेजा गया था, सर स्टैटफोर्ड क्रिप्स 1942 में, कि आओ बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। लेकिन उसको क्रिप्स प्रपोजल ने को मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट किया था कि हमें सेपरेट नेशन चाहिए, 2 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होने चाहिए, मुस्लिम के लिए अलग एंड ये जो बाकी इंडियन एंड हिंदूज एंड बाकी जो लोग हैं उनके लिए सेपरेट होना चाहिए। ठीक है, नाउ वी कम टू कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फॉर्म्ड ऑन नवंबर 1946 नवंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपकी फॉर्म हुई थी अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय कैबिनेट मिशन प्लान। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट मिशन के रिकमेंडेशन पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपकी फॉर्म हुई थी नवंबर 1946 को। टोटल स्ट्रेंथ इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कितनी थी? 389 इसकी टोटल आपकी स्ट्रेंथ थी, आउट ऑफ विच 296 सीट और अलॉटेड टू ब्रिटिश इंडिया एंड 93 प्रिंसली स्टेट को। 389 मेंबर्स थे, उसमें 296 जो सीट थी आपकी वो ब्रिटिश इंडिया को अलॉटेड थी और 93 जो थी वो प्रिंसली स्टेट्स को अलॉटेड थी। ठीक है, उसमें से आपकी 296 का भी बाइफर्केशन हुआ था, 292 प्लस 4 यानी कि 11 गवर्नर प्रोविंस एंड प्लस चीफ कमिश्नर। नॉट इम्पॉर्टेंट, मत जानिए, इतना जान लीजिए। 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई थी, कैबिनेट मिशन के रिकमेंडेशन पे फॉर्म हुई थी। 389 मेंबर्स थे जिसमें 296 जो मेंबर्स यानी कि सीट थी वो ब्रिटिश इंडिया को अलॉटेड थी एंड 93 जो सीट थी वो प्रिंसली स्टेट को अलॉटेड थी। परफेक्टली क्लियर? एक सीट 10 लाख पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है। 1 सीट रिप्रेजेंट 10 लाख पॉपुलेशन। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच कम्युनिटी वर टू बी इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ दैट कम्युनिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव, यानी कि यूनिवर्सल आपका जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी कि जैसे हम प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं उस फॉर्म में ये हो रहा था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स फॉर्म हो रहे थे। अभी इलेक्शन पे आ जाते हैं इसके। द इलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर 296 सीट्स वर हेल्ड इन जुलाई अगस्त में हुआ था 1946 में। ठीक है, इलेक्शन कभी हुआ था? 296 सीट जो कि ब्रिटिश इंडिया की थी वो जुलाई अगस्त 1946 में हुई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस 296 सीट में से 208 सीट जीती थी, 73 सीट मुस्लिम लीग जीती थी एंड 15 रिमेनिंग थी इंडिपेंडेंट जो लड़ते थे वो जीते थे। ठीक है, 208 सीट आपकी कांग्रेस जीती थी, 73 मुस्लिम लीग जीती थी एंड 15 सीट्स इंडिपेंडेंटली जीते गए थे। द 93 सीट जो आपके प्रिंसली स्टेट के थे वो ऐसे नहीं फिल हुए थे क्योंकि प्रिंसली स्टेट ने डिसाइड किया था कि वो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। ठीक है, दे डिसाइडेड दैट दे डोंट वांट टू बी द पार्ट ऑफ इट। द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट इलेक्टेड बाय डायरेक्ट इलेक्शन but by an election in which only a limited number of people, included the educated class, rich class, landlord, had the voting right. The best thing that India did was, जैसे ही उनको इंडिपेंडेंस मिली उन्होंने वोटिंग राइट सबको दी। यूएस में, यूके में द विमेन्स, द पुअर, उनको बहुत बाद में उनको वोटिंग राइट मिली। इंडिया में हमें जैसे ही इंडिपेंडेंस मिली है वी स्टार्टेड हैविंग वोटिंग राइट फॉर एवरी विमेन एंड एवरी पर्सन इंक्लूडिंग without any discrimination on their background, on their class, on their financial representation, on their gender। इसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया, which is a very big thing। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वोट के थ्रू हुआ था। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंक्लूडेड ऑल इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज ऑफ इंडिया एट दैट टाइम except Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi did not participate in it. Now we come to the working of the Constituent Assembly. Again very important. पहली मीटिंग कब हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की? आपकी 9 दिसंबर 1946 में। 9 दिसंबर 1946 में इसकी पहली मीटिंग हुई थी एंड मुस्लिम लीग ने ऑब्वियसली इसको बॉयकॉट कर दिया था। द मीटिंग वॉज अटेंडेड बाय ओनली 211 मेंबर, यानी 389 में से 93 तो भाई पार्टिसिपेट ही नहीं किए थे प्रिंसली स्टेट। 296 में 208 सीट आपकी कौन जीती थी? कांग्रेस
73 सीट आपकी मुस्लिम लीग एंड 15 इंडिपेंडेंट हुई थी। उसमें से 211 लोगों ने इसको अटेंड किया था एंड जो ओल्डेस्ट मेंबर थे उनको टेम्परेरी प्रेसिडेंट आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बनाए गए थे। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ही वाज द टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, लेटर, अच्छा ये कहाँ की प्रैक्टिस है कि जो ओल्डेस्ट पर्सन है उसको बनाया गया था? ये फ्रांस की प्रैक्टिस है जो कि इंडिया ने अडॉप्ट की थी कि जो ओल्डेस्ट मेंबर है उसको बना दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया वो किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। इन द सेकेंड मीटिंग जो कि 11 दिसंबर 1946 में हुई थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज यूनैनिमसली इलेक्टेड टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वाइस प्रेसिडेंट कौन कौन थे? एच.सी. मुखर्जी एंड बी.टी. कृष्णमाचारी। ठीक है ना, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन प्लीज, कोई भी जो इंडियन साउथ से हो डोंट माइंड। ऑन 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू मूव्ड द हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द असेंबली। और इसके बाद टोटल 11 सेशन लगे, 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा टू मेक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके लिए दे डिड अ वेरी टफ जॉब। उन्होंने 60 कंट्रीज जिनके ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन है, 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, उसको समझे, उसमें से जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटीज थी, बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज थी, उसको एडॉप्ट किया एंड ड्राफ्ट किया। ठीक है, द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कंसिडर्ड फॉर, जो ड्राफ्ट बना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, 114 दिन उस पर डिस्कशन हुआ और इसको टोटल आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में उस समय 64 लाख रुपीज लगे, विच इज अ ह्यूज अमाउंट। तो 13 दिसंबर 1946 से पूरा प्रोसीजर शुरू हुआ था। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे आपका। फिर एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना। उस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में 114 दिन डिस्कशन हुआ। उसके बाद आपका है ना, ये ड्राफ्ट वाला जो 114 दिन है वो ये 2 साल 11 महीने 18 दिन में इंक्लूडेड है और टोटल 64 लाख रुपीस का खर्चा पड़ा। ऑन 26 नवंबर 1949 द लास्ट डे ऑफ 11th सेशन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड। एक्सेप्ट दीज 11 सेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फाइनली मेट। ये 11 सेशन के बाद 24 जनवरी 1950 में आपके कॉन्स्टिट्यूशन के सिग्नेचर्स के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दोबारा मिली। B.N. राव यानी कि बेनगल नरसिंह राव वॉज अपॉइंटेड एज अ कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर टू द असेंबली। एडवाइजर थे, ठीक है ना, अम्बेडकर नहीं थे। B.N. राव वॉज द एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ड्राफ्टिंग कमिटी के हेड कौन थे? वो B.R. अम्बेडकर थे। एडवाइजर कौन थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए? B.N. राव। On 26 November 1945, people of India adopted, enacted and gave themselves to the constitution and constitution completely force कब आया? 26 जनवरी 1950 में आया। ठीक है, इसके अलावा कुछ जो एडिशन है वो आप याद कर लो। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंडिया मेंबरशिप इन कॉमनवेल्थ कब आइडेंटिफाई किया? मई 1949 में। एडॉप्ट नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट कब किया? 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 19। एनीबडी हु इज न्यू टू द चैनल, पहले तो आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को, अभी करो, मैं वेट कर रही हूँ तुरंत। एंड लाइक करो, 5 ही लाइक आए हैं। आई एम स्पीकिंग फॉर मोर देन 1 आवर। प्लीज़ डू लाइक ऑल्सो, इसको लाइक भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। एंड अब बताइए इंडियन फ्लैग को कब अडॉप्ट किया गया? तो 22 जुलाई को। 22 जुलाई 1947। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। 22 जुलाई 1947 को इंडिया ने अपना फ्लैग को अडॉप्ट किया था। नेशनल एंथम आपका 24 जनवरी 1950 में अडॉप्ट किया था। नेशनल सॉन्ग भी 24 जनवरी 1950 में अडॉप्ट किया था। एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 24 जनवरी 1950। तो ये जो हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ा कि इतने लोग थे, ये वो फलाना ढिमकाना, इसमें फीमेल कितनी थी, कितनी विमेन रिप्रेजेंटेशन थी? कोई बताएगा कितनी विमेन रिप्रेजेंटेशन थी? तो टोटल 15 विमेन पार्टिसिपेटेड, 15 विमेन इसमें पार्टिसिपेट करी थी, जिसमें से आपकी विजय लक्ष्मी पंडित की, राजकुमारी अमृत कौर थी, सरोजनी नायडू थी, सुचिता कृपलानी थी, पूर्णिमा बैनर्जी थी, लीला रॉय थी, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रॉय, मालती चौधरी,
बेगम एजाज रसूल, एनी मर्केन, अम्मो स्वामीनाथन एंड दक्षायनी वेल्याधुन। ओके, अभी थोड़े और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन एंड एवरीथिंग ये कर लेते हैं, एंड टुमारो हम बेसिक स्ट्रक्चर शुरू करेंगे। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें जो आई थिंक दिस इज इट, बट एक बार रीड कर लेते। चलो, ऑन द रिकमेंडेशन प्रपोज बाय कैबिनेट मिशन 1946 मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो डायरेक्टेड वॉज इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि कैबिनेट मिशन ने आपका प्रोपोर्शनल इलेक्शन का प्रपोजल दिया था और रिकमेंडेशन दिया था और उसको एक्सेप्ट किया गया था। द प्रोसीडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टार्टेड विद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन introduced by Jawaharlal Nehru on 13 December 1946. It was passed unanimously on 22nd January 1946. Later, this objective resolution को हम preamble के नाम से जानने लगे हैं। The Constituent Assembly formed Union Constitution Committee with other prominent committee. जवाहरलाल नेहरू इसके हेड थे Constituent Assembly के। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमिटी was formed under the chairmanship of Dr. Ambedkar to discuss and decide the form and structure of the constitution. सरदार वल्लभ भाई पटेल एडवाइजरी के हेड थे, एडवाइजरी कमेटी के हेड थे, किसके? फंडामेंटल राइट के, माइनॉरिटीज के, ट्राइबल के और एक्सक्लूडेड एरियाज के। ठीक है, ये कमिटीज आपके और सब कमिटीज में डिवाइडेड थी। फंडामेंटल राइट सब कमिटी जो कि जेबी कृपलानी हेड कर रहे थे, एंड माइनॉरिटी की एचसी मुखर्जी हेड कर रहे थे, और इनको सुपरवाइज कौन कर रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 6 अदर मेंबर्स इन द ड्राफ्टिंग कमिटी थे अंडर चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर अंबेडकर। कौन कौन थे? एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सदुल्ला, बी एल मित्रा, डीपी खेतान। ठीक है, इन प्लेस ऑफ बी एल मित्रा N. Madhav Rao, after the death of D.P. Khaitan in 1948 joined। ठीक है, बी एल मित्रा की डेथ की वजह से N. माधव राव और उनके डेथ की वजह से D.P. खेतन ने ज्वाइन किया था। टी कृष्णमाचारी वॉज इंक्लूडेड। D.P. मेहता की डेथ के बाद टी कृष्णमाचारी ने ज्वाइन किया था, तो 2 लोगों की डेथ भी हो गई थी उसी में। द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड by the constitutional advisor B.N. Rao, which was put forward to drafting committee for the opinion and changes उसमें जो भी हुए थे उन्होंने किया। The original draft proposed by B.N. Rao included article, कितने आर्टिकल थे? 243 आर्टिकल थे, 13 शेड्यूल थे। टोटल 3 रीडिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। फर्स्ट रीडिंग आपकी हुई थी 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948। देन सेकेंड रीडिंग आपकी हुई थी 15 नवंबर से 7 अक्टूबर 1949, एंड थर्ड जो लास्ट रीडिंग थी वो 14 नवंबर 1949 से शुरू हुई थी और 26 नवंबर 1949 को खत्म हुई थी। दैट्स व्हेन द इंडियंस अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। The preamble state, we the people of India enact, adopt and give to ourselves to the constitution on 26 November 1949. The date is considered as the date of adoption, completion and passing of the constitution. Purna Swaraj was declared, declaration was promulgated by Indian National Congress in Lahore session, where Congress asked people of India to observe 26 January as Independence Day. After that, Congress regularly observed 26 January as Independence Day of India. The new Constitution of India drafted and approved the Constituent of India manner not important or not important. बताइए, भारत रत्न बी आर अम्बेडकर को कौन से ईयर में दिया गया था? भारत रत्न भारत रत्न कौन से ईयर में दिया गया था? 31 मार्च 1993 में बी आर अम्बेडकर को भारत रत्न मिला था। जी ऑस्टिन, जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला था, उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या कहा था? उन्होंने बोला था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कांग्रेस एंड कांग्रेस वॉज इंडिया। ठीक है, अंबेडकर ने बोला था दिस इज द गवर्नमेंट विच इज रन बाय 2 नेशंस। नाइस।
मुस्लिम लीग के 5 मेंबर थे इंटरिम गवर्नमेंट में। कौन कौन थे? जोगिंद्रनाथ मंडल जो कि लॉ मिनिस्टर थे हमारे, गद्दाफर अली खान जो कि आपके हेल्थ मिनिस्ट्री के थे, लियाकत अली जो आपके फाइनेंस मिनिस्ट्री के थे, आई चुर्रीगार जो आपके कॉमर्स मिनिस्टर थे, एंड अब्दुल निश्तार जो आपके रेलवे एंड कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के थे। वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशंस थी जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स के पास थी ड्यूरिंग इंटरिम गवर्नमेंट। Okay, the cabinet mission reached India in March 1946. The member of this commission was Sir Stafford Cripps जो आपके चेयरमैन बोर्ड थे ट्रेड के, सर पैट्रिक लॉरेंस जो आपके इंडियन सेक्रेटरी थे, एंड AB अलेक्जेंडर जो मिनिस्टर ऑफ नेवी थे। ठीक है, सो हमने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज कवर किए हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा। एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, यानी कि कल हम मॉर्निंग में, I won't make any promises, but probably morning में, and नहीं तो evening में after 6 we'll cover our basic structure। उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर के बाद हम क्या कवर करेंगे? प्रियम्बल कवर करेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर कवर करेंगे, गवर्नेंस सिस्टम कवर करेंगे, इंडिया ने कहाँ से क्या लिया था, सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट एंड यूनियन, मतलब जितना ज़्यादा हो सके मोस्टली हम कवर करने की कोशिश करेंगे कल। Anybody who is new to the channel, please do subscribe to the channel, and आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं RO की, UPSC की, please tell them to subscribe to it. Okay, I hope the session was useful for you all. Thank you so much for participating.